खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन आपको, आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक। आज का शो हम कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के बच्चों के साथ। कुरैशी साहब तो जाहिर है ये ईद भी जेल में गुजार रहे हैं, पिछली ईद भी उन्होंने जेल में गुजारी थी, और उनके दो बच्चे जो सियासत में आ चुके हैं और एक बेटी जो सियासत में नहीं है। आज तीनों हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं तारुफ कराता हूँ और बग़ैर वक्त ज़ाय किए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो मेहरबानो कुरैशी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं, बहुत शुक्रिया, आपको ईद मुबारक। ज़ैन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ैन साहब आपको भी ईद मुबारक। और गौहर बानो कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी मीडिया पर पहली अपीयरेंस है ये? इस तरह से अडियाला के बाहर तो सब पाए, अडियाला के बाहर अदालत में तो बल्कि सबसे पहली माशाल्लाह अडियाला से ही शुरू हुई थी। पीछे नाला था, भैंसें चल रही थी और हमारी रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो ये बताइए कि आप ही से मैं शुरू कर लेता हूँ, ये बताइए कि बाबा के साथ ईद मनाने और बाबा के बगैर ईद मनाने में क्या फ़र्क है? वो जेल में है इस ईद पे भी, पिछली ईद में भी। बहुत फ़र्क है। देखें, सबसे पहले तो फीलिंग्स, इमोशंस आ जाते हैं। बाबा के बगैर टू बी ऑनेस्ट मज़ा ही नहीं आता किसी चीज़ में। हालांकि आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू से कि हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली है, मैं वेरी क्लोज, बट मज़ा नहीं आता उनके बगैर। और उनके बगैर जो ईद की जो फीलिंग्स होती हैं ना, वो डैम्पन हो गई हैं बस। ज़ाहिर है उनके होने से लोगों की आमदोरफ्त भी ज़्यादा होती है। यू नो, इट्स जस्ट अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं उनके साथ ईद पे? वो तो माशाल्लाह सुबह सुबह ईद की नमाज़ पे जाते हैं, उसके बाद वो पूरे ख़ानदान को विज़िट करते हैं, और हमारी उनसे मुलाकात उसके बाद होती है जब वो सबको मिल मिला के आ जाते हैं। तो अब ख़ानदान के लोग आपसे मिलने आते हैं? जी, और हमारा एक ट्रेडिशन है जो कुछ सालों पहले हमने शुरू किया, जहाँ पे हम पूरे ख़ानदान को बुलाते हैं घर फॉर अ फैमिली मील। वो डिनर हो या लंच हो, ईद के दूसरे दिन सारे इकट्ठे हो जाते हैं। यूँ नॉर्मली होता है ना, किसी के घर जाए वो होते नहीं है मौजूद, तो फिर उनसे मुलाकात रह जाती है। तो ज़ैन साहब, ईद पे कुरैशी साहब से आप एक्सेस हो पाती है, उन तक मुलाकात हो पाती है? असद भाई देखिए, खुसूसी मुलाकात ईद के हवाले से। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने ईद पे दावत दी, और आपके तवस्सुल से तमाम पाकिस्तान को ईद मुबारक। ईद एक ऐसा मौका है जिस पे ख़ानदानों को इकट्ठा करने का एक बहाना होता है। ईद एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे बंदा उन रिश्तेदारों को भी मिलता है जिनको ईद की ईद मिलता है। तो उस ईद पे वालिद का ना होना यकीनन जो है दिल भारी होता है। और हमारे यहाँ सर, हमारे वालिद जो है वो सिर्फ हमारे वालिद ही नहीं है, वो हमारे ख़ानदान के सरबराह भी हैं, और सजादा नशीन भी हैं दरगाह आलिया हज़रत गौस बहाउद्दीन के। तो उसकी वजह से एक लार्जर एम्बिट भी है उनका ईद पे होने का। जैसे गौहर आपको बता रही थी, हमारी ईद की नमाज हमेशा दरगाह शरीफ पे होती है जी। और उसके बाद फिर हमारी फैमिली की एक ट्रेडिशन है कि जो हमारा मखदूम है, जो हमारे फैमिली का सरबराह है, जो कि मौजूदा मखदूम साहब है, वो हर कुरैशी ख़ानदान के घर में जाते हैं दुआ के लिए, और वो एक हमारा सेट ट्रेडिशन है, सेट पैटर्न है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो मैं तो साथ ही होता हूँ उनके, ज़ाहिर है हमने तो ईद भी इकट्ठी पढ़नी है, वो सारा हम इकट्ठे करते हैं। ये बाद में मिलते हैं, मैं तो सुबह सुबह, बल्कि मैं हर ईद सुबह उनकी डांट से ही शुरू करता हूँ क्योंकि बिलअमूम मैं जो है अच्छा, ये बड़ा मजेदार। अब तक डांट पड़ती है आपको? मैं आपको और मजेदार बात बताता हूँ। आज चूंकि ईद का शो है, आपको सियासी बातें नहीं, आज आपको अच्छी बातें बताते हैं। ये कुदरती करना है। अल्लाह जन्नत बख्शे, जब मेरे दादा हयात थे और वो मखदूम थे, तो वो तैयार होते थे और वालिद साहब लेट होते थे, और अक्सर मेरे दादा नाराज हुआ करते थे, यार ईद का एक दिन होता है, डांटते नहीं थे कभी, लेकिन डांटते थे, बड़ा फर्क था। वो कहते ईद का एक दिन होता है यार, टाइम से तैयार हो जाएगा। अब वो रोल रिवर्स हो गया, वालिद साहब दादा के रोल में चले गए, मैं वालिद साहब वाले रोल में आ गया हूँ। तो रोज सुबह मेरी शुरुआत ईद की ऐसे ही होती है। और कितना लेट होते हैं आप? नहीं, मैंने लेट 2 या 3 मिनट 4 मिनट होता है। हाँ, आपके शो की तरह। लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं 5-7 मिनट का फर्क होता है, लेकिन वो वक्त के पाबंद है बहुत। बाबा का ये होता है कि जी, तो इसलिए वो है कि ऑब्वियसली उनके बगैर ईद जो है, उनकी गैर मौजूदगी में फिर ये सारी जिम्मेदारियां आप सर अंजाम दे रहे हैं ईद पे? जी, पिछली अब तो 2 ईदें हो गई हैं, तीसरी ईद होगी उनके बगैर। तो पिछली 2 ईदों पे ऐसे ही हुआ है कि फिर वो ज़ाहिर है सारी जिम्मेवारियाँ हमारे पे आई और की। बट जाहिर है उस मौके पे याद तो बंदा रोज़ ही करता है, कौन सा दिन है जिस पे याद नहीं करता, लेकिन बंदा ज़्यादा याद करता है। सही है। आप मेहर बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं, तो आपके साथ कोई खुसूसी रवैया रहता है? ऑफ कोर्स, पूछे इनसे। अब पता नहीं शर्मा रहे हो, मुस्कुरा रहे हैं, नीचे देखे, कहना नहीं चाहते कि ये आपा बाबा की फेवरेट है। क्यों नहीं कहना चाहते, हम अब्बा के दोहल कहते हैं। नहीं, सिर्फ बाबा की क्या, मामा की भी। अच्छा, बात इतनी है कि बीच वाला हमेशा मारा जाता है। बड़े वाला बड़ा होता है, छोटे वाला छोटा होता है। बीच वाला बेटा हो
कुछ नहीं होता। नहीं, बेटे और बेटी में क्या फर्क है? नहीं, ये आप पाकिस्तान बेटे और बेटी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। एक होती कहने की है, बात एक होता है ना कि भाई ये आगे लेके चलेगा भाई, मैं आपको बुनियादी फर्क बताऊं, बेटे की ना खसूसन जो है ना उसको मोल्ड किया जाता है, उसको सिखाया जाता है, बेटियों को छोड़ दिया जाता है उनके That's हाल not पे। true. अच्छा नहीं, चले। of course मैं हूँ बाबा की फेवरेट। अच्छा, लाडली। अब लाडली, बहुत लाडली, मतलब आंखों का नूर जिसे कहते हैं, दिल की ठंडक। But not और पापा की princess। क्या कहते हैं हम, अब सिमिलर भी बहुत है, हमें बहुत सी मतलब एक जैसे हैं, काफ़ी मिजाज भी मिलते हैं, बट ईद पे अब तो ऑन अ लाइटर नोट, ईदी देने वाला कोई नहीं है भाई। बाबा से अभी तक आप लेके ईदी आते थे। लेती हैं? बाबा से, हाँ, दो ही जितनी भी तो दे लोग दे, देते मगर हैं। तो आप जबरदस्ती। छोटे बहन भाइयों को देते भी हैं? हाँ, नहीं, my husband- आप सच बोलो, सच बोलो। हमेशा से नहीं, एक आप सेकंड, नहीं। एक सेकंड, आज एक बड़ा सेकंड। शौक पड़ा सच बोलने का, सच बोलो। नहीं, गौहर को देते हैं मुझे ईदी, बच्चों और को जैन मिलती के बच्चों को ईदी मिलती है। अच्छा। जैन कैसे की ईदी उसके बच्चों को बच्चों मिलती को है मिल ना। जाती है ना, ये तो लेकिन- सही है ना। ये एक फायदा है मेरा। छोटे होने का। लेकिन अपने वालिद की अदम मौजूदगी में मैंने अपनी दोनों बहनों को भी ईदी दी, अपनी वालदा को भी दी। That's true. बिल्कुल। और आई स्वेयर, आप पूछ रहे हैं ना वालिद के बगैर, जी। उस मोमेंट पे मुझे वालिद की कमी बहुत कम महसूस हुई, बिकॉज मुझे लगा कि जैसे जैन ने वो रोल अपना लिया है। और ऑब्वियसली जैन और मेरे में ज़्यादा फ़र्क नहीं है एज में, लेकिन उस मोमेंट ने मेरे लिए बहुत फ़र्क क्रिएट किया। आम तो वो भाई फिर जो है वो बड़े भाई वो जिम्मेदारी ले लेते हैं, बिल्कुल। वो लीडर के रोल में आ जाते हैं। ये बताइए कि आपने सियासत में आने का सोचा था, ये एक प्लान्ड आपका डिसीजन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कहते हैं ना एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन, मगर शौक था मुझे, एक दिलचस्पी थी, मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, मैंने एकेडमिक दिलचस्पी थी, पढ़ा भी था। एक दफ़ा जब मैं बच्ची थी, आई थिंक 11 या 12 साल की, तो मैंने बड़े ख़ानदान में कहा था कि वो मैं बड़े होकर ना मैं सियासत में जाऊँगी, तो सब हंसने लग गए थे कि उन्होंने कहा कि हमारे ख़ानदान में तो ख़वातीन नहीं जाती सियासत में, तो क्या सोच रही हो, ऐसे तो कभी भी नहीं होएगा। तो फिर मैं चुप कर गई। जैसे बड़े हुए रियलाइज़ किया कि हाँ, ये तो मुमकिन ही नहीं है। और फिर जब इनफैक्ट मुझे जैन का ही फ़ोन आया था एक दिन, यही बाई इलेक्शन एकदम कॉल हो गया। इनके लिए बड़ी मुश्किल थी, इनको कोई एक मुत्तफिक का कैंडिडेट नहीं मिल रहा था कि जिस पे सब राजी हों। तो फिर इन्होंने मेरी सीट पे, जो सीट मैंने खाली आपने खाली की। तो फिर इन्होंने फैसला किया और कहा भी गया कि जी आप ख़ानदान से किसी को अपने घर से ही करें। और उनकी तजवीज़ तब थी कि जैन अपनी अहलिया को या मेरी वालदा को खड़ा किया जाए। तो उस पर बाबा का और जैन का फिर यही राय थी कि अगर घर से ही होना है तो फिर हम महर को करते हैं, बिकॉज वो सियासी कीड़ा तो है उसमें, वो शी थिंक्स पॉलिटिकली। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझे जैन कहता है कि आपा किधर हो, मतलब कब आ रही हो? मैं मुल्क से बाहर गई हुई थी क्योंकि मेरी बेटी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है, उसको लेने गए हुए थे। तो मैंने कहा मैं 2 दिन में आ रही हूँ। तो कहते हैं हाँ, तो गेट रेडी, you have to contest an election and you have 4 फैसला करके बताया गया। हाँ, you have 4 days, please get your papers, अपने कागजात जो है अपने कागजात तैयार करें। मैं लिटरली मैं वापस आई, मेरे पास 2 दिन थे, टैक्सेस, पेपर्स, फॉर्म सब इकट्ठे किए और पहुंच गए मुल्तान। ना सवाल पूछा ना। ये फैसला बेसिकली कुरैशी साहब का था, आपसे भी राय मांगी गई थी? यकीनन फैसला तो उन्हीं का होता है, हमारे पास ऑप्शन और कोई नहीं थी। जैसे इन्होंने दुरुस्त फरमाया कि ऑप्शंस या मेरी वालदा की थी या मेरी अहलिया की थी या इनकी थी। वालदा मेरी का मिजाज भी नहीं है, उनकी तबीयत भी इजाज़त नहीं देती थी। और ये मुश्किल इलेक्शन था, ये आसान इलेक्शन नहीं था, भाग दौड़ वाला इलेक्शन था और टफ इलेक्शन था ये। तो इलेक्शन लड़ रहे थे, आई गेस। हाँ, सब इकट्ठे पीडीएम के खिलाफ इलेक्शन था ना, जॉइंट कैंडिडेट थे, उन्होंने मुस्लिम लीग नून ने कैंडिडेट अपना विड्रॉ कर दिया था उनके हक में। तो हमें शूट ये करता था कि ये हो, और इन्होंने मेहनत भी बहुत की, सच्ची बात है, और इन्होंने इलेक्शन बनाया भी, तो वो दुरुस्त फैसला मेरे समझ में। वैसे सियासी गुफ्तगू ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन उस पर वैसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ था और मोरूसी सियासत का इल्ज़ाम लगा था। इस इल्ज़ाम को वैसे आपने कैसे देखा उस वक्त? दुरुस्त था? चैनल 92 का मोरूसियत पे जो मौक़िफ़ है वो तो नज़र आ रहा है टीवी स्क्रीनों पे अभी। तो दूसरी बात ये है, देखिए मेरा एक ज़ाती मौक़िफ़ है इसके ऊपर। मेरा ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, वकील का बेटा वकील बन सकता है, तो सियासतदान के बच्चे को भी सियासत में आने से कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। नहीं, लेकिन वो अगर वो तो तब नहीं होनी चाहिए ना कि वो अगर उसका बाटा पूरा वो मेहनत करके आ रहा हो। अगर डायरेक्ट आप पार्टी का चेयरमैन बना दें या ये आप उस बात पेरेंट्स में मैं आ रहा था, मारूसियत वहां आ जाती है
कि मेरा वालिद कहे कि जी मैं बीमार होकर बाहर चला गया और मैंने आके पार्टी संभाल ली, या मेरी वालदा का खुदा न खास्ता इंतकाल हो जाए और मुझे तोहफे में पार्टी मिल जाए, वो मसला है। लेकिन एक बंदा अगर अपने आप को अवाम की कचहरी में पेश कर रहा है, दरखास्त दे रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है और फिर इलेक्शन लड़ के वोट लेके अवाम की तायद से आ रहा है, उसको मरूशियत नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो पाकिस्तान का आइन और कानून हर इंसान को ये इजाज़त देता है, हक देता है इलेक्शन लड़ने का। तो मैंने अपने आप को अवाम के आगे पेश किया है, अगर अवाम ने मुझे मुंतखब करके अवाम में भेजा है तो उसमें मरूशियत किधर है? सही है। अच्छा, वैसे मैं इलेक्शन शो के कवर करता हूँ और आपको याद होगा कि आपके हल्के में भी सलमान नईम साहब के मुकाबले में जो आपने बाई इलेक्शन लड़ा था, मैं आया था आपको कवर करने के लिए। मुझे ये अंदाज़ा है कि हमारे यहाँ की जो सियासत है या सियासी नॉर्म्स हैं उसको तब्दील करने में वक्त भी लगेगा। वैसे अब आप शायद उन हालात में महर ही सबसे अच्छी कैंडिडेट थी, कोई और होता तो शायद इतने वोट भी ना लेता। ये भी एक मेरी हर जगह की जो ज़मीनी हकायक जिन्हें कहते हैं ना, वो भी होते हैं। और एक दिहाई हल्का था, राइट, उसके अपने डायनामिक्स थे उस वक्त के भी, और ये उन हलकों में से एक है जो 2018 के इलेक्शन में भी इसको मार्क किया गया था कि ये एक मुश्किल हलका है, यहाँ पे एक ट्रू टफ 3-वे मुकाबला है, मतलब तीनों जमातें मजबूत हैं, और जब दो जमातें और उनके बाकी इत्तेहादी इकट्ठे हो जाएं तो बहुत मुश्किल था। और उसमें अगर देखें तो आई गॉट 83,000 वोट्स। हमने जो 2018 में जितने लिए थे उससे हमने कहीं ज़्यादा लिए, और वो इकट्ठे भी अपना जो उनका इकट्ठे हजम बनता था वोट्स का वो नहीं निकाल पाए, उनके 25,000 कम थे। एनीवेज, और उस इलेक्शन में क्या हुआ वो किसी और दिन की बातें हैं। आपने कभी नहीं सोचा गौर की सियासत में आने का? नहीं, कभी। क्यों? देखिए, अगर आप बहुत ही ऑनेस्टली पूछें तो मुझे ये लगता था कि सियासत ने ना हमारे वालिद को हमसे दूर कर दिया है जब मैं छोटी होती थी, तो मुझे फिर लगता था कि क्या फ़ायदा है इसी चीज़ का। लेकिन वक्त के साथ इंतखाब आ रहे हैं लेकिन वक्त के साथ दिलचस्पी ज़रूर बढ़ी, इतनी नहीं बढ़ी कि मैं अपनी ज़िंदगी सियासत के नाम खास तौर पे आपा के आने के बाद तो बड़ी होगी। नहीं, उल्टा कम हो गई, बिकॉज ऑफ व्हाट शी वेंट थ्रू। अच्छा, अब आप ये बात कर रहे थे ना, एक दिलचस्प वाक़या आपको सुनाऊं आपा की शुरुआत का। एक दिन हम मुल्तान में डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, आपा, मैं और बाबा, और आपा बाबा को कही थी, बाबा अब फलानी जगह हम जा रहे हैं तो आपने स्पीच लंबी नहीं करनी, आपने छोटी रखनी है। तो आगे से बाबा ने मुस्कुरा के कहा, बेटा माशाल्लाह से आधे घंटे की स्पीच आप भी कर लेती हैं और अभी तो शुरुआत थी। टॉक शोज में भी इनके जो हरीफ होते हैं उनको ये शिकायत रहती है कि आप हमें बोलने मैंने इनको टाइम किया, इनकी पहली स्पीच, जिंदगी की पहली स्पीच वाज 18 मिनट्स, व्हिच इज नॉट बैड, एंड देन द वेरी नेक्स्ट वीक आई थिंक शी वाज ऑलरेडी ऑन 30। पहुंच गए बाबा। अच्छा, इसमें मैं मज़ेदार बात बताता हूँ। लोगों को जो है, जब बंदा नहीं करता है, नया नया इस काम में होता है, तो बंदे को लगता है कि मैं कैसे बात करूंगा, लंबी तकरीर में कैसे करूंगा। लंबी तकरीर करना मुश्किल नहीं है, छोटी तकरीर करना मुश्किल है। कम वक्त में अपनी सारी बात करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये वो बंदा बात कर रहा है। अभी जब हम बैरिस्टर तैमूर मलिक का ज़िमनी इलेक्शन था ना, अब आखिरी दिन था, तो कैंपेन खत्म हो रही है, वो टाइम बार्ड है, 12 बजे के बाद नहीं हो सकता। अब बड़े प्रोग्राम्स थे, हम जो जाए जैन छोटी स्पीच करना, क्योंकि हम सबको करनी थी। मैंने बहुत मुख्तसर की तकरीरें, और हम जैन को कहता था मैंने इलेक्शन में कैंपेन नहीं किया, मुझे अब तो मौका मिला, मैं नहीं कर सकता छोटी। सबसे लंबी स्पीच माशाल्लाह हम दोनों में से जैन करता है। आई मीन, बाबा का तो ऑब्वियसली कोई मुकाबला नहीं है, और बाबा की जब बाबा तकरीर करते हैं तो लोग सुनना चाहते हैं, बाबा लोग चाहते हैं कि वो ख़त्म ही ना करें। एटलीस्ट हल्के के लोग, वो तो बड़े चाहत से और बड़े दूर दूर से आते हैं उनको सुनने। लेकिन ऐसे नहीं है। मेरे समझने में अच्छा ऑरेटर वो होता है जो अपना माहौल देख के तकरीर करता है। जहाँ पे छोटी तकरीर की जरूरत हो वहाँ छोटी है, जहाँ पे क्राउड का रिस्पॉन्स आ रहा हो, जहाँ पे क्राउड तक बात जा रही हो, तकरीर करने से नाराज होगा, क्योंकि और माहौल आपने बनाना है ना तकरीर का। पॉइंट ये है कि सिर्फ तकरीर करना, डेडलाइन खत्म हो रही हो, टाइम खत्म हो रहा हो, तो फिर तो छोटी कर ही लेनी चाहिए। वो उसका मैं आपको उसका मजाक बताता हूँ। अभी कौमी असेंबली में जो हमारा हुआ ना सदारती रेफरेंस, जो सदर पाकिस्तान ने जॉइंट सेशन पार्लियामेंट से आके तकरीर की, तो जाहिर है उसके ऊपर नॉर्म है कि सारा पार्लियामान जो है अपना उसके ऊपर मौक़िफ़ देता है। तो सारे चीफ विप्स की मीटिंग हुई, तो स्पीकर साहब ने कहा कि जी 10-10 मिनट अलॉट किए हमने पर मेंबर, तो आप लोगों ने इंश्योर करना है कि हर बंदा 10-10 मिनट बोले। अब जाहिर है वही वाली बात आ गई, हर बंदा 10 मिनट बोलने वाला भी नहीं होता, कोई 3 मिनट बोलने वाले होते हैं, कोई 4 मिनट बोलने वाले होते हैं, कोई 10 से थोड़ा ऊपर चले जाते हैं। कहता है सबका एक्स्ट्रा टाइम। तो मैंने स्पीकर साहब से कहा था कि जी मैंने कोई ज़रूरी बातें करनी है तो मुझे ज़रा टाइम दीजिएगा। तो वही वो 10 मिनट करके मेरे ख्याल से मैंने 27 मिनट की तकरीर की। तो जब स्पीकर साहब ने मुझे, डिप्टी स्पीकर साहब चेयर पे थे,
तो उन्होंने कहा कि जी बस कर दें, अब बहुत हो गई है। तो मैंने कहा सर 45 नहीं 47 वाला टाइम दे दें मुझे, थोड़ा और बढ़ा दें। तो वो बड़ा उसके अच्छा शो लग गया। तो ये बताएं जैन भाई कि बचपन से मतलब आप दायरा है कुरैशी साहब के वाहिद बेटे थे, तो इसी तरह से उन्होंने ग्रूम किया कि बड़े होकर पॉलिटिशियन बनेंगे और उनकी सियासी गद्दी संभालेंगे? बाबा ने ग्रूम ही नहीं किया जैन को। मेरी वैसे जो या कोशिश की और होने पाई? नहीं, दादा ने किया। मेरी जो इब्तदाई ग्रूमिंग है ना सारी, वो मेरे दादा से हुई है। और मैंने अपना सारा बचपन अपने दादा के साथ गुजारा, और मेरे ख्याल से अच्छी फाउंडेशन भी वहीं से मतलब पड़ी थी, तो मतलब आगे काम अब चल रहा है। हमेशा से ऑब्वियसली ये अंदाज़ा तो था कि सियासत में आएंगे इवेंचुअली, वालिद साहब के बाद मैं ही करूँगा। लेकिन आप ये मत भूलें कि मैं डायरेक्ट सियासत में नहीं आया था। मैंने 2008 के अंदर अपने वालिद का जो इलेक्शन है उसका चीफ इलेक्शन एजेंट था मैं। तो 8 का अपने मेरे वालिद ने 2008 में 2 इलेक्शन लड़े थे, एक कौमी का एक सूबाई का, एक खानेवाल में एक मुल्तान में। तो खानेवाल वाली कैंपेन उन्होंने की थी, मुल्तान वाली मैंने की थी। 8 का उनका पूरा इलेक्शन मैंने लड़ा था, 13 का उनका पूरा इलेक्शन मैंने लड़ा था, 15 का जो हमारा बल्दियात था वो मैंने सारा लड़ा था। तो मैंने 10 साल हल्के में लगाने के बाद 8 से 18 तक, फिर 18 में जाके मैंने अपना पहला इलेक्शन लड़ा था। तो वो ग्रूमिंग तो हो ही गई थी, वो 10 साल हल्के में गुजार के वो ग्रूमिंग तो हो गई थी। और पार्टी के लिए अलग जो पार्टी के सिलसिले थे, जैसे ऑब्वियसली ओहदा तो नहीं था जैन के पास, मगर जलसे वो ऑर्गेनाइज हो, जो रात को आपके यंग मेंबर्स जो होते हैं वो वहाँ पे खड़े होते हैं, चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। तो जैन ने टू बी फेयर टू हिम, उसमें मौरूसियत का वो लगता है लेबल, मगर इसने तो जूतियाँ घिसाई हैं जमात के लिए। और अब तो 9 मई के बाद तो कुर्बानियाँ भी दी हैं इसने अपनी। देखिए सबकी अपनी काविशें हैं, हम सबकी आज अपनी कहानी है। मेरी अपनी, जैन की अपनी, बाबा की अलग। तो मुझे उम्मीद है कि लोग अब हमें हमारे अपने मेरिट्स पे देखेंगे। सिर्फ हमें मुझे फ़ख्र है कि लोग कहते हैं कि ये शाह महमूद कुरैशी की बेटी है और ये मेरी पहचान है, मगर मुझे उम्मीद ये भी है कि पीपल विल सी बियॉन्ड दैट। उससे आगे मुझे देखेंगे कि मेहर बानो कुरैशी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक नौजवान सियासतदान, वो उसकी सियासत क्या है। सही। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ईद के दिन पे हम खुसूसी शो कर रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं, एक मरतबा फिर आपको बहुत ईद मुबारक। हमारे साथ आज मेहर बानो कुरैशी, जैन कुरैशी और उनकी छोटी बहन गौहर बानो कुरैशी मौजूद हैं। आप तीनों शाह महमूद कुरैशी साहब के बच्चे हैं। इनके बचपन, इनकी सियासत, इनके घर में जो माहौल है, उन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू हो रही है। मुझे ये बताइए मेहर बानो साहिबा के सभी बहन भाई आपस में बचपन में लड़ाई झगड़े भी करते हैं? बहुत। किसका ज़्यादा झगड़ा होता था? ये जैन और गौहर जो है ये उम्र में कम फासला है, बहुत कम है। मतलब एक जमात का था तो इनके दोस्त भी अक्सर एक तो थे, बहुत लड़ते थे। अच्छा, मगर इसके अंदर क्योंकि मैं बड़ी बहन थी तो मैं आके अपने आप को इस लड़ाई में इंसर्ट करती थी, इनकी लड़ाई खत्म करने, और फिर दोनों मेरे से उलझ पड़ते ये इकट्ठे हो जाते थे और लड़ाई मेरे का हिस्सा बन जाती थी। मगर जैन और मैं बचपन में जब हम बहुत छोटे, हमारी बड़ी लड़ाई हुई। मतलब बाल नोचने वाली, चक्कियां मारने। हाँ, जैन ने एक दफा ना इधर बाजू पे मुझे चक्की मारी थी और बोटी नोच ली थी। आज तक उसका निशान है ये। और ये आपको बताएगा कि ये मेरे चेहरे पे ये निशान देखें, ये आपा ने सारे मतलब मेरा मुंह नोचा हुआ है। तो जितना हम एक दूसरे से प्यार करते हैं उतना ही लड़ते भी थे। अच्छा, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं थे, नहीं अभी लड़ती हैं, लेकिन अब चक्कियां नहीं काटते। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा तुम समझ बैठे गिला तुमसे कुछ अभी ड्रामा। बिल्कुल वो है ना, वो मिडिल चाइल्ड कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि हर चीज में हाय मैं बचा। नहीं, उन्होंने सही कहा कि बड़ा जो है वो बड़े का क्रेडिट ले जाता है, छोटा जो है वो छोटे वाली फेवर्स ले जाता है, और ये दरमियान वाला रह जाता है। ये मैं सिर्फ अपनी बात नहीं, आपके कितने बहन भाई हैं? हम 5 हैं। और आप कहाँ आते हैं? बीच में ना? मैं चौथे पे। देखिए इसीलिए आपको शायद मेरी तकलीफ समझ आए। अच्छा। नहीं, इट्स यंगेस्ट। नहीं, यंगेस्ट टिपिकली स्पॉइल्ड होता है, हमें बराबर ही रखा था तकरीबन। किस बात पे आपकी लड़ाई होती थी?
मतलब कि हाँ वो बच्चों की जैसे हो जाती है बिला वजह छोटी छोटी बातों पे। कोई काम की तो आपस चीज। में बंदा खेलता मैं आपको एक दो वाक्य जरूर बता हाँ, सकती हूँ। बताइए। हम खेलते थे क्रिकेट आपस में। एक एक होती थी जैन की टीम, एक होती थी मेरी टीम। हाँ। सारे बेस्ट प्लेयर जैन ले लेता था, मुझे जो रिफ रैफ बच जाता रेलो था। कट्टे। अगर हम ये फिर भी गलत जीत बात, जाते सिरे से थे गलत ना। है। अच्छा चलो ठीक है, अभी मेरे पास प्रूफ नहीं है। हम तो न्यूट्रल पायर वाली पार्टी है, हम ये काम नहीं हाँ, करते। मुझे पता है कितना न्यूट्रल। तो अगर मेरी टीम जीत जाती थी इतना नाराज होता था, इतना एक दिन उसने मुझे बैट मार दिया इधर, और मैं भी रोते धोते मामा के पास चली गई। ये मेरी बदखुइयां हो रही है, उस गलत बात है, मैं दिन- सिर्फ कुछ कह रही हूँ। उस दिन बहुत डांट पड़ी जैन को और मुझे बड़ा मजा आया। वो बच्चियों के पास एक ये भी होता है ना कि बच्चियां जरा रोना शुरू कर देती हैं तो उसका मैं उसकी वैसे फेवर भी तो रो मिलती है दूंगी, ना। नहीं, हम लेकिन- बहुत मेरी भी बेटियां, मुझे भी अंदाजा है इस बात का, वो फेवर्स लेती हैं। बहुत ज्यादा। हाँ मेरी भी 2 बेटियां हैं, बिल्कुल मुझे भी अंदाजा, बिल्कुल करते हैं, ऐसे ही होता है। तो ये पेरेंट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते थे इस लड़ाई झगड़े को? बाबा मम्मा? बाबा तो हल्के में होते थे। अच्छा क्या बाबा से उन्हें रात को नहीं, पता- अगर बाबा कभी उनके- ने ज्यादा कोई जख्मी हो जाए तो फिर पता चलता नहीं, होगा। उनके आगे अगर लड़ाई होती थी, he would just not stand for it, कि बस खत्म करो, कोई जरूरत नहीं है। मतलब कोई ज्यादा अहमियत हाँ। नहीं देते थे इसको। मामा कोशिश करती हैं कि कोई रिजॉल्व हो जाए। प्लीज मामा से जूतियां पड़ती थी हम। अच्छा। वी वर ब्रॉट अप वेरी स्ट्रिक्टली, Yeah. ठीक है। और मामा का बड़ा रोब था और है आज भी। उस दिन अदालत में रहेगा। भी वो बाकियों ने भी रोब देख लिया था, वो एसी के बेंच एसी के भी, हाँ। यू नो। आपने तो मैंने देखा था। Exactly. उन्होंने वो उठ कर आई अपनी चेयर से और उन्होंने वहां जाकर उसको डांट पिलाने का, अगर आपने अपनी साइड पे किया तो बाकी लोग यहाँ क्यों बैठेंगे? मैंने कहा बेवकूफ हूँ, अगर तुम्हें लगता है तुम्हें ये काला कोट बचाएगा, यहाँ पे काला कोट भी काम नहीं है। बाद आ जाओ। Exactly. तो नहीं मामा का बड़ा रोब था और मामा 3 क्लास लेती हैं और देख के हंसेंगी वो ये। उन्होंने कहा, मेरी शिकायतें आप जो है ना वो टीवी पे शो भी। में टीवी पे भी कर रहे हैं। इसलिए मैंने नहीं की। आप समझदार हैं ना? अच्छा ये बताइए कि आपने क्या तालीम हासिल की और फिर जो है वो आप क्या करती रही इससे पहले? मीडिया में भी सुना रही? मैंने बैचलर्स किया पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स से। उसके बाद मैं वापस आई। मैंने पहले 1 साल एक NGO है शिरकत गाह के नाम से, द वर्क ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट, तो उनका एक रिसर्च प्रोजेक्ट था, उस पर काम किया। फिर शादी हो गई, मैं आई मूव टू कराची, और कराची जाकर आई थिंक 1 साल के बाद मैंने डॉन ज्वाइन किया। तो मैं डॉन में काम किया करती थी प्रोडक्शन में, पहले न्यूज़ रूम में रन डाउन प्रोड्यूसिंग एंड OCVOs लिखना और हाँ पैकेजेस बनवाना, यू नो ये सब। न्यूज़ रूम में आपने काम किया हुआ है? हाँ, तब शुरू में थोड़ी थोड़ी एडिटिंग भी कर लेती थी वो, यू नो एनालिस्ट के साथ बैठ के आप सीख जाते हैं थोड़ा थोड़ा। नॉट वेरी शौक था आपको ये मीडिया में आने का? यस एक्चुअली था। मुझे बहुत मैंने बहुत एंजॉय किया। मुझे न्यूज़ रूम बहुत पसंद है। आज भी अगर मुझे न्यूज़ रूम में खड़ा कर दे, आई विल बी हैप्पी टू टेक ओवर सम प्रोडक्शन एस्पेक्ट। लेकिन आप जैसे बच्चे तो एंकर बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि टीवी पर आए। आप क्यों प्रोडक्शन? वो मुझे कहते थे हमारे जो ब्यूरो चीफ थे MK तब थे, वो कहते थे कि तुम आ जाओ कैमरे पे आ जाओ। अब मेरे वालिद हमेशा से पब्लिक लाइफ में थे, राइट? तो मैं आई वॉज वेरी कॉन्शियस ऑफ दैट, और ना मेरे वालिद चाहते थे कि मैं टीवी पे आऊँ, ना मेरे शौहर चाहते थे कि मैं टीवी पे आऊँ। तो आई सेड MK ये हो नहीं सकता ना, आप मुझे पीछे रहने दें। और तब बाबा वजीर खारजा भी थे, तो ऑब्वियसली माई बीइंग ऑन टीवी एक वो सवाल उठता ऑब्जेक्टिविटी पे, और इसीलिए एंड में फिर मैंने ये छोड़ दिया जर्नलिज्म, बिकॉज आई थॉट कि आई वाज गुड, आई वाज वेरी गुड एट इट। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, बट पूछ लीजिए जिनसे मैंने काम किया है। बट मैंने इसलिए छोड़ा बिकॉज वो ऑब्जेक्टिविटी मैं इस्टेब्लिश नहीं कर सकती थी। पीपल ऑलवेज थॉट कि माई ओपिनियन वॉज इन्फॉर्म बाय मेरे वालिद की सियासत या उनकी सियासी वाबस्तगी वो उसमें आती थी, तो फिर फ़ायदा नहीं था ना। सही है, मुश्किल था। चले ये सवाल तो खैर मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आप इस पॉलिटिक्स में नहीं है। ये बताइए कि एक पॉलिटिशियन का और बड़े पॉलिटिशियन का बच्चा होना, जिसमें वो वज़ीर ख़ारिजा भी रहे हों, बड़ी अहम जिम्मेदारियों भी रहे हों, ये अच्छी बात है या मुश्किल चीज़ लगती है, या लगता है कि नहीं यार ये बड़ी मज़े का काम है? आपको ज़ाहिर आप अपने स्कूल में भी आपके जो फ्रेंड्स हैं वो फादर के नाम से जानते हैं, कई जगहों पर आपको ऑब्लाइज भी कर दिया जाता है, कई जगहों पर मुश्किल का भी सामना करना पड़ता है, तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? टू बी ऑनेस्ट इट्स अ डबल एज सॉर्ड। फ़ायदा तब होता अगर हम अपने वालिद का नाम इस्तेमाल करते, हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल ना करें। मतलब कि इन माई स्कूल आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट इवन नो
बिकॉज कोई ज़रूरत नहीं थी और मेरी कभी आदत, आज तक आदत नहीं है उनका नाम इस्तेमाल करने की। तो जिसको पता चल जाता था ऑब्वियसली उसके लिए शायद थोड़ा फ़र्क हो जाता था। बट आई टेल यू वन थिंग, शुरू से लेके आज तक जब भी किसी को पता चलता है कि हमारे वालिद कौन है तो हमें इंतहाई प्यार से, इज़्ज़त से, मोहब्बत से पेश आते हैं और उसका बड़ा मज़ा आता है। मुखालिफिन भी, मुखालिफिन के बच्चे भी, अच्छा, सियासी मुखालिफिन। मैं आपको बताऊं, मुखालफिन के बच्चे भी ठीक हैं, जिनसे दोस्तियां हैं उनसे दोस्ती अपनी जगह है। क्योंकि लेकिन आपको आपका मुकाबला यानी कुरैशी साहब के जो सियासी हरीफ हैं उनके बच्चों के साथ सियासी मुकाबला रहता है ना जी, लेकिन लाइक आई सेड जो अक्रॉस द आयल हमारे दोस्त हैं उनसे सिर्फ दोस्ती अलहदा है, उससे सियासत बड़े कोई मजे नहीं की है। बात की है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं इसमें, सवाल आपको बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरे समझने में सोशल मीडिया ने बहुत कुछ चेंज कर दिया। जब हम छोटे बच्चे होते थे, आपने बचपन की बात की, मेरे नहीं ख्याल है हमें इतना अंदाजा था कि हमारा वालिद कितना बड़ा सियासतदान है। और माहौल भी नहीं था, इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, और कम से कम जो हमारे जिस और बच्चे थे हमारे साथ के क्लासरूम वगैरह में, उनको नहीं पता होता था। लेकिन आज सोशल मीडिया के आने से बहुत कुछ चेंज हो गया। हमारे घर का माहौल, हर घर का माहौल, पाकिस्तान की सियासत का माहौल चेंज हो गया है। अब बच्चे को पता है। मिसाल के तौर पे आप अगर मेरी 5 साल की बेटी है, क्लास 1 KG में है अभी वो, लेकिन उसकी क्लास में भी बच्चों को पता है इमरान खान कौन है, बच्चों को पता है शाह महमूद कौन है, बच्चों को पता है नवाज शरीफ कौन है, जरदारी कौन है। अच्छा बुरा कोई किसी को समझे ना समझे उनकी मर्जी है, बट दे आर अवेयर। और उसकी वजह से, उस अवेयरनेस की आने की वजह से जाहिर है फिर उसके जो गौहर बातें कर रही है ना, उसके प्रोज और कॉन्स दोनों आ जाते हैं। बट मेरी बच्ची के स्कूल में एक इवेंट था अभी ये पिछले दिनों की 4-5 दिन पहले की बात है। तो मैं भी गया, जाहिर है पेरेंट्स गए, स्कूल प्ले था, वो उसमें एक्ट कर रही थी तो मैं भी उसमें गया हुआ था। तो वहाँ पे जब प्ले ख़त्म हुआ तो सारे वालिदैन अपने बच्चों को ले रहे थे और घर जा रहे थे। तो मेरे पास 2-3 वालिदैन आए, तो उन्होंने आकर मुझे कहा कि जी हमने आपके साथ सेल्फी तस्वीर बनानी है। मैंने कहा जी आ जाए। तो अब वो मेरी बेटी और मेरी बेटी की दोस्त दोनों मेरे साथ खड़ी हैं। तो वो मेरी बेटी की दोस्त कह रही है मेरी बेटी को कि भाई व्हाई आर दे गेटिंग पिक्चर्स, तुम्हारे वालिद के साथ ये तस्वीरें क्यों खिंचवा रहे हैं। तो मेरी बेटी इसको मोड़ के कहती है, डोंट यू नो माई फादर इज फेमस। मैंने कहा ये तुम्हें किसने सिखाया। तो शी लाइक कि अच्छा, अब यहाँ तक वो बात करती तो भी मुझे इतना ताजुब ना होता। जो उसने अगली बात की ना वो उसी में ज़्यादा ताजुब वाली थी। तो उस बच्ची ने उसे पूछा व्हाई इज ही फेमस, तो कहती है ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सर मुझे 5 साल की उम्र में नहीं पता था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता पार्लियामेंट क्या होता है, सच्ची बात है। लेकिन आजकल का जो बच्चा है वो एक तो हमारे से हर लिहाज से ज्यादा होशियार है और हमसे हर लिहाज ज्यादा अवेयर है, उसको अपने इर्द गिर्द का बड़ा पता है। तो मैंने अपनी बीवी को कहा, मैंने कहा ये देखो ये 5 साल के बच्चे हैं और इनको भी अब इतना शऊर आ गया है इस कौम में, और यही हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। और जो इमरान खान साहब का भी एक विजन था कि जी मैंने इस मुल्क के अंदर वो शऊर पैदा करना है, वो आज आपको नजर आता है। आप पर तो इल्जाम ही है कि आप बच्चे खराब कर रहे हैं, आप एक पूरी नस्ल खराब कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, पर इसीलिए मेरे ख्याल में खराब का पता नहीं लेकिन उजागर कर दिया। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए हैं। आप एक जनरेशनल गुफ्तगू मत करें, नहीं हम जैसे कोई सियासी मुखालिफ आपका यहाँ बैठा नहीं। चले मैं फिर आपको बड़ी मजे की बात आपको याद है, जनरेशनल डिस्कनेक्ट की मैं बात कर रही हूँ। आई फील लाइक कि जो इस वक्त लोग पावर पोजीशंस में हैं क्योंकि वो एक और जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं ना, एक जनरेशनल डिस्कनेक्ट है। दे नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ इंफॉर्मेशन डिससेमिनेट कैसे करती है, उसके डायनामिक्स तब्दील हो गए हैं। आप एक सोच को बंद नहीं कर सकते, आप ख़बरों को, हक़ाइक़ को कंट्रोल करके नहीं बदल सकते। सो आई थिंक इट जस्ट ठीक है, ईद की बात नहीं है ये, बच्चा ने मैंने कहा। चले ये बताएं कि जो स्कूल की बात चलती, कभी ऐसा हुआ कि आपके स्कूल की किसी तकरीब में आप ही के बाबा मेहमान खुसूसी बन के आ गए? मेरे साथ हुआ है, मैंने उनसे अवार्ड लिया हुआ है। अच्छा हाँ। नहीं चलो मेरे साथ तो 2 दफ़ा हुआ है। मैंने स्कूल के एक तकरीब में उनसे मैथ्स का अवार्ड लिया हुआ है। अच्छा। लेकिन जब मैं इंग्लैंड से पढ़ के एजाज़ी कि चले जी वालिद साहब आ रहे हैं, हम लाइक बच्चे थे। मोर इम्पोर्टेंटली जब मैं इंग्लैंड से पढ़ के वापस आया तो मेरे वालिद ने मुझे कहा कि आपने एक लोकल बीए करना है, क्योंकि तब आपको याद है बीए की शर्त वाला मसला था और इक्विवेलेंस करानी पड़ती थी और वो कभी कभार हमारा जो EGC है वो मानता ही नहीं था, अच्छी यूनिवर्सिटियों की डिग्री नहीं मानते थे। तो मेरे वालिद ने कहा उन्होंने कहा कि बाबा की केम्ब्रिज की भी नहीं मानी थी। तो मैंने बहाउद्दीन ज़फ़रिया यूनिवर्सिटी से बीए किया
लोकल बीए किया। तो उस लोकल मेरी लोकल ये भी अच्छा वैसे BA इन दोनों ने किया एक है। बीए वहां से किया, एक भी यहाँ। इन दोनों ने तो किया उस जो वो बाद में जगह यूनिवर्सिटी में जो मैंने बीए किया, उस तकरीब में भी जो चीफ गेस्ट थे मेरे वालिद थे। तो मैंने अपनी डिग्री भी अपने वालिद के हाथ से ली। जेन्युइन ली थी ना, खुद पेपर जेन्युइन सर, फर्स्ट डिवीजन वाली जेन्युइन। अब फिर आप कहते हैं सियासी जी, मुखालफिन first की division। बात ना करें तो फिर यहीं छोड़ मैं अगले देते हैं। शो और में भी लोग थे अगले इनके शो में साथ। आपको लाके डिग्री भी दिखा दूंगा। हाँ मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था। स्विट्जरलैंड गई थी अपने अंडरग्रेड के लिए, तो बस फिर करके आई। छोटी थी ना, छोटी थी। नहीं मुझे एक साल लगा था कन्विंस करने को के लिए बाबा को। वो शुरू में बिल्कुल कन्विंस नहीं होते थे कि ये क्या डिग्री है। आई मीन हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, इन चीज़ों का कहाँ यहाँ पे रुझान है किसी का उस तरफ। और आपको क्यों दिलचस्पी थी इसमें? मुझे बस कुकिंग, असल में मुझे culinary स्कूल जाना था। तो मैंने जब वालिद से बात की और मैंने देखा कि हाउ मच इट कॉस्ट पर ईयर, सो आई थॉट वो कहेंगे कि तुम खानसामा बनने के लिए इतने पैसे खर्चोगी। तो फिर हमने सोचा, एंड माय सिस्टर हेल्प मी हियर, कि इसको मतलब किस तरह हैंडल किया जाए। ओरिजिनली मैंने मेडिसिन करनी थी, मैंने ना की। तो फिर अब क्या करें भाई, मेडिसिन से मोहब्बत थी, अब नहीं समझ आ रही थी, तो फिर culinary की तरफ। देन माय सिस्टर हेल्प मी एंड वो हॉस्पिटैलिटी की तरफ हम चले गए। मैंने फिर इसको आहिस्ता- तजवीज़ दी थी, मैंने कहा कि सब रास्ते सीधे नहीं होते ना, थोड़ा साइड से जाना पड़ता है। मैंने कहा तुम बस जिंदगी change हो गई। करने जाओ, और वो बाबा इट्स अ मैनेजमेंट डिग्री, Yeah. इट्स बिजनेस डिग्री, तो वो बाबा तुम्हें भेज देंगे। तो बट साल लगा। लेकिन आपने कन्विंस कर लिया। कर लिया। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे अभी कि किस किस ने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या काम किया। तो मेहरबानों ने जैसे कि बताया कि उन्होंने तो एक टीवी चैनल में एज अ प्रोड्यूसर भी काम किया हुआ है और वो एक प्रोडक्शन भी करती रही हैं एक शो के लिए। लेकिन गौहर हमें बता रही थी कि आपका फील्ड तो हॉस्पिटैलिटी रहा, तो आपने भी क्या होटल में काम भी किया? जी बिल्कुल, मैंने 2.5 साल लाहौर में काम किया। अच्छा। और एट अ वेरी गुड होटल। तो वहाँ पे काफ़ी सियासतदान भी आते थे और सियासी माहौल बड़ा गर्म होता था। अच्छा। तो दिलचस्प था काफ़ी। तो क्यों किया आपने तो काम? पाकिस्तान से बाहर भी तो किया। मैंने जी पहले पाकिस्तान से बाहर काम किया 3 जगह, अमेरिका, देन लंदन, देन थाईलैंड। और उसके पीछे सिर्फ ये वजह थी, मैं जानना चाहती थी कि डिफरेंट कल्चर्स किस तरह इम्पैक्ट करते हैं वर्क कल्चर को। तो समझ आ गई, अच्छी तरह आंखें खोल के आई थी। तो पाकिस्तान में वो फिर दोबारा खुल गई, तो आई हैड टू अनलर्न एवरीथिंग एंड रीलर्न अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। तो काफ़ी तो इंटरेस्टिंग। लोग हैरान नहीं होते थे कि शाह महमूद कुरैशी की बेटी होटल में काम कर रही है? बिल्कुल हैरान होते थे। तो वही मैं एक आपको दिलचस्प बात बताऊं कि जब मैं अपना सैलरी अकाउंट खोलने गई, मुझे सारा पेपर वर्क HR ने दिया। तो आफ्टर वर्क आई जस्ट वॉकड ओवर, सामने ही थी स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग उसमें। तो पहले मेरा ID कार्ड पहली डेस्क पे गया, फिर पीछे, फिर वो जाता रहा पीछे जब तक वो ब्रांच मैनेजर के पास नहीं गया। आई थॉट चलो कोई उनका सिक्योरिटी मेजर होगा। तो सडनली मुझे भी उसी तरह आगे आगे बुलाया गया। तो जब मैं फाइनल डेस्क पे गई, उन्होंने ऐसे ऐसे देखा, अच्छा शक्ल तो वही है। मुझे कहते हैं मैडम मैंने सोचा आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई है। तो मैंने कहा किस वजह से? तो कहते हैं बट आप क्यों काम कर रही हैं? मैंने कहा जी मेरा दिल करता है, मुझे शौक है। तो उनको समझ नहीं आती थी कि ये शाह महमूद की बेटी यहाँ किस लिए है। मुझे बड़ा फनी लगता था। आपने कोई काम नहीं किया जिंदगी में? किया है। अच्छा। मैं 4 साल बैंक में नौकरी की है। अच्छा। हाँ, मैंने हमारे वालिद साहब का हमेशा ये मानना था कि आप ये काम तो हमेशा करेंगे, लेकिन अगर आप वाकई ही, और मुझे वो कहा करते थे, स्पेशली मुझे वो कहते थे कि तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना जहाँ 4 बंदे तुम्हारे ऊपर हो जिनको तुम्हें रिपोर्ट करना, और 4 बंदे तुम्हारे नीचे हो जो तुम्हें रिपोर्ट करते हो, ताकि तुम्हें इसकी एक्चुअल वैल्यू पता चले। टाइम से काम पे जाना, मेरे वाले साहब का बड़ा इसमें जोर होता था। हाँ, कि रोज सुबह उठो, शेव करो, टाइम से काम पे जाओ, मेहनत करो, अगलों को तुम किसी को जवाब दो और कोई तुम्हें जवाब दे, हो बड़ा जरूरी है। तो जब मैं पढ़ के वापस आया था, मैंने 4 साल बैंक में नौकरी की थी। तो जो गौहर कहानी सुना रही है मेरी बड़ी मज़ेदार कहानी है। मैंने क्या कहते हैं एक निजी बैंक में काम किया, कॉर्पोरेट बैंकिंग की 4 साल। तो उस कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर मैं टेक्सटाइल सेक्टर को भी देखता था। तो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर हमारी फैसलाबाद में सूतर मंडी है, बड़ी, इट्स द लार्जेस्ट यार्न मार्केट इन एशिया।
तो और वहाँ पे सारे ये मतलब है पता नहीं आपको कभी मौका मिला जाने का नहीं, लेकिन वो फट्टों पे बैठे होते हैं सारे सेठ हमारे जो हैं, और वहाँ पे अरबों रुपए का काम होता है दिन में, लेकिन वो सब ज़बानी होता है। सो मैं पहले गया, मुझे मेरे बॉस ने कहा कि जी आपने जाना, आप रिलेशनशिप मैनेजर इनके, तो आपने उनको जाकर अपना तारुफ कराना है, बताना है कि आज से मैं बैंक को रिप्रेजेंट करूँगा आपके पास। तो वही वाली बात हुई, मैं एक साहब के पास गया जो कि बड़े मशहूर वहाँ के हैं, एक आरती कह लें या बिजनेसमैन कह लें वहाँ के। तो वही बात हुई, किसी ने उनको पहले बता दिया था कि भाई एक नया रिलेशनशिप मैनेजर आ रहा है, वो फलाना फलाना है। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया तो उन्होंने मुझे, पंजाबी बोलते थे, मैं उर्दू में बता देता हूँ, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं पंजाबी में बता सकते हैं। उन्होंने कहा मुंडिया गल सुन। मैं कहा जी सर। वो तो शामू तो मुंडा है, ऐसे करके। मैंने कहा जी गल कर, तो शामू तो मुंडा है। मैं कहा जी अच्छा, मैंने मजाक सुन कहा, मैंने कहा जी जब उन्होंने 3-4 दफ़ा मेरे से सवाल पूछा तो मैंने कहा जी शनाख्ती कार्ड दिखाऊं, उन्होंने कार्ड शनाख्ती कार्ड। तो मैंने बकायदा जेब से निकाल पूरा शनाख्ती कार्ड दिखाया। तो उन्होंने जो साथ 3-4 बंदे बैठे, उन्होंने कहा यार गल करो, शाम मूह दा मुंडा है, और तू वो केड़ी गड्डी चलांदा तू? मैं कहा मैं तो बैंक की गड्डी च आया। केड़ी गड्डी है बैंक की? मैं कहा जी टोयोटा करोला। यार तू शामू दा मुंडा बैंक काम कर, तू टोयोटा करोला च आया? मैं कहा चंगी बड़ी गड्डी है टोयोटा करोला, आधा पाकिस्तान टोयोटा करोला चलाता कि मेरी फलाने की। खैर वो बात फिर बड़ी आगे निकल गई। तो मेरे साथ तो हर जगह ये होता था, जब भी मैं पहली दफ़ा किसी क्लाइंट को मिलने जाता था मुझे अपनी सफाई पेश करनी पड़ती थी कि भाई मैं क्यों बैंक में काम कर रहा हूँ। और वो बड़ी मज़ेदार बात है कि तब वालिद साहब मेरे वज़ीर ख़ारजा थे, फिर हमारी हुकूमत चली गई, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई, तो ख्वाजा आसिफ साहब के बेटे भी मेरे साथ काम करते थे, हम दोनों इकट्ठे ही एक ही दफ्तर में काम करते थे। तो फिर उसके साथ वही कुछ होने लगे जो मेरे साथ होता था। तो इकट्ठे बैठ के हम अक्सर गप लगाया करते थे कि यार ये हम किधर फंस गए आगे, कोई लोग मानते ही नहीं थे। अच्छा मेरी एक स्टोरी है, नहीं इस तरह की नहीं, मैं एक और बताना चाहती हूँ कि बाबा ने कितनी अहमियत दी इस बात को। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पे कि आमतौर पर इस सतह का कोई आदमी ये कहेगा कि भाई बच्चों तुम्हें क्या काम जरूरत है काम नहीं, तो यही मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ कि एक दिन अब शादी के बाद मेरे आई थिंक 2 बच्चे हो चुके थे, तो आई वॉजंट वर्किंग, आई टुक टाइम ऑफ वर्क, अभी बच्चों को टाइम देते हैं। तो मुझे एक दिन कहते हैं इतना पढ़ाया लिखाया एंड क्या कर रही हो जिंदगी के साथ, यू वेस्टिंग इट, जाया कर दी तालीम, जिंदगी कुछ कर नहीं रही। उनको ये था कि आपने, अगर आपके अंदर सलाहियत है, आप पढ़े लिखे हो, आप इस तरह घर बैठ के उसको ज़ाया नहीं कर सकते, काम करो। अब बाबा का हमेशा से ये था कि कोई काम करना चाहिए, एक बंदे को रूटीन और डिसिप्लिन बहुत अहमियत देते थे और देते हैं अभी भी। रूटीन और डिसिप्लिन के बड़े पाबंद हैं, और वो चाहते हैं कि आप एक ड्राइव होनी चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए, और बंदे को मेहनत करनी चाहिए। हमने जितना उन्हें देखा है वो कभी कभी गुस्से में आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो भी उनका सिर्फ चेहरे के तासुरात बदलते हैं, आवाज ऊंची नहीं होती। तो आप लोगों को भी एक बचपन में कभी गुस्सा करते थे तो ऐसे ही डांट देते थे, और या आपको सिर्फ देख के एक्सप्रेशन देख के पता चल जाता था कि गुस्से में है? मैं तो इस वास्ते चुप। ज़हन की बड़ी पिटाई हुई। हाँ हुई है पिटाई बाकायदा असल में नहीं, हाथ से, हाँ जूते से चीज से। उसकी वजह ये अभी है तो इंतखाबी निशान मिला है। जी हाँ, अब आप समझिए। बेचारे मेरे वाले तो रगड़ दिए पकड़ के। सच्ची बात ये है कि मैं शैतान भी बहुत था, मैं बहुत शैतान बच्चा था, तो आई थिंक उसकी वजह से काफी सारी मतलब अलॉट द टाइम दे प्रॉब्ली डिजर्व्ड इट एज वेल। और लेकिन मैं अच्छा मजेदार बात सुनाता हूं, मैं आपको मजेदार बात सुनाता हूं। मैं अपनी वालदा से ये गिला रहा है मेरा सारी जिंदगी। वो जैसे गौहर ने कहा ना कि वाले साहब होते नहीं थे, सियासत की नजर थे ये वो, तो वालदैन है ना, वालदैन को एक सिक्स्थ सेंस होती है। तो मैं अपनी वालदा, बल्कि अभी पिछले दिनों ही मैं अपनी वालदा को ये बात बता रहा था, मेरी बेटी की पेरेंट टीचर मीटिंग हुई, तो मैं अपनी पहली बेटी की पेरेंट टीचर मीटिंग पे गया। उसके बाद मैं घर आया तो मैं उनको बताया कि मेरे वालिद साहब पाकिस्तान के जिस मर्जी कोने में हो, जो मर्जी कर रहे हो, वो ना आए। जिस दिन रिपोर्ट कार्ड आना होता था उस दिन वो पहुंच जाते थे, पता नहीं कैसे आते थे। लेकिन जिस दिन घर में रिपोर्ट आ रही होती थी ना, उस दिन बाबा का होना जरूरी होता था। और जिस दिन रिपोर्ट आ रही जाली साइन किए वैसे अपनी रिपोर्ट कार्ड? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से कहने लगी थी आप कैसे कराए हैं? दोनों मेरे से कराते। नहीं मैंने कभी नहीं, एक्सक्यूज मी, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा सुबह स्कूल जाने वाले आपा यार ये तो जरा साइन कर दो, मैं देख रही हूँ ये क्या है। मैं ये रिकॉर्ड से कह सकता हूँ कि पब्लिक लाइफ में आने से पहले, सियासी जिंदगी से पहले हर निराला काम किया, उसके बाद आने का एक भी नहीं। अच्छा ये बताएं कि इन्हें तो अपने वाले से जूते से मार पड़ी है, कभी आपको भी अपनी वालदा से चिमटे से मार पड़ी है?
चिमटे से नहीं, चिमटे से नहीं। हमें भी जूते से पड़ी है। आपको भी जूते से पड़ी शुक्र है चिमटे से नहीं पड़ी। देखिए इसलिए हम इतने सीधे हैं वरना और justify सुलझे हो हुए जाता हैं। आपका चिमटा हम भी। मार खा खा के सुलझे हैं और सीधे हुए हैं। अच्छा ये बताइए कि आपसे शुरू करते हुए फिर मैं चलिए मैं आपसे शुरू करता हूँ। अब पीटीआई के अलावा जो बाकी यानी पीएमएलएन में से और पीपल्स पार्टी में से फेवरेट पॉलिटिशियन कौन सा है आपका? बाकियों में से हाँ, ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है। मेरा नहीं ख्याल कोई है। कोई एक तो होगा। नो थे। फेवरेट से क्या मुराद है? क्या मतलब उनकी गुफ्तगू आपका पसंद जिसको आप है? पसंद करते हैं यार, ये अब आपने कहा सियासी बात नहीं करनी। नहीं नाम फेवरेट के इसलिए मैंने कहा कि किसी की जो अच्छा है उसका बता दें। सिर्फ कोई अच्छी तो बातें होगा। कर सकते हैं ना। बहुत ईद ही है। सिर्फ अच्छी बातें कर जबरदस्ती अगर सोचा जाए तो शायद कोई नाम आ जाए, बट नहीं। ऑनेस्टली आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। एक टाइम था जब मुझे बिलावल जरदारी से बहुत उम्मीद थी, लेकिन अब खत्म हो गई है। अच्छा और बाद में सियासत भी खत्म हुई। लेकिन मेरे समझने में अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, बिल्कुल। और हर इसीलिए मैंने जमात सवाल किया। हर जमात में अच्छे लोग भी हैं। बट फेवरेट तो जरूरी नहीं है। खुशकिस्मती ये है कि हमें अपने घर में ही ये एक इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा मतलब है सियासी कद-काठ मिल गया कि हमें कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे समझने में अपने वालिद को सियासी रोल मॉडल बना के ही हमने सर वो देखिए ना, काम आपके किया। वालिद अगर इतने बड़े आदमी ना भी होते ना, ज़हन। अगर आपके वालिद इतने बड़े आदमी ना भी होते तो भी बच्चा अपने वालिद के बारे में यही कहता है जो आप कह रहे हैं। Agreed। इसलिए मैं उनके बारे में तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर वो देखता है इधर उधर को पसंदीदा कौन है या कौन नहीं है। लेकिन जब उसको घर में ही वो चीज मिल रही हो, हर चीज मिल रही हो, तो फिर उसको कहीं और जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ना देखने के बावजूद भी आपको कोई अच्छा तो लगता है ना कि ये पीपल्स पार्टी में यार ये है बंदा अपराइट बंदा, I'll इससे tell you। नहीं, थोड़े थोड़े नाम लड़ना हैं, नहीं है। मतलब पीपल्स पार्टी फेवरेट में एतजाज एहसन साहब पीपल्स बिल्कुल। पार्टी का हिस्सा आज भी पीपल्स हैं। पार्टी तो He's मानती नहीं brilliant। है खैर इस बात को पूरी तरह से, चले लेकिन अच्छा माजी अच्छे में तो लोग रह हर जगह चुके हैं हैं, ना। एतजाज एहसन और साहब हैं। पीपल्स पार्टी में एक्चुअली बहुत पढ़े लिखे अच्छे बिल्कुल। हाँ, सुलझे लोग exactly। हैं। और क्योंकि मेरे वालिद एक ज़माने में उस जमात का हिस्सा रहे ना, उसमें अच्छे लोग हैं। मसला उस जमात में ये है, और बहुत अच्छा हुआ कि जिस तरह बाबा वो पुश्ड आउट ऑफ पीपल्स पार्टी, अल्लाह का करम था। क्योंकि उस जमात में एक अच्छा पढ़ा सुलझा हुआ इंसान ज़ाया है। अच्छा सो अच्छे लोग हर मैं जमात आपको में हैं, इसके उनकी मैं कदर आपको भी एक नहीं बहुत होती अच्छी है। कहानी सुनाता हूँ। और पीएमएलएन में मेरे ख्याल में आई थिंक अब शाहिद खान अब्बासी साहब नहीं अच्छा है। मुझे चलिए अच्छा, मैं अच्छा, सवाल को थोड़ा सा वो नैरो डाउन कर देता हूँ। लेकिन इसमें अब आपने नाम कोई दीजिए लेकिन और- इसमें कोई आपने टॉन्ट नहीं करना, मैं संजीदा सवाल कर रहा Lightning हूँ। round। और आपने मुझे पता सवाल, अगर मैं नाम एक आपका पता गेस है। कर लूं तो मुझे नाम चलो, नहीं नहीं, है। नहीं, Come on, ठीक है लेकिन मैं आपको एक और इसके बाद एक अच्छी कहानी इसके सुनाता बाद हूँ। बताइएगा। बड़ी- मैं ये पूछने वाला था कि historic। शरीफ खानदान में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम और हमजा, इन चारों में आपको कंपैरेटिवली, जाहिर है आपके सबके साथ शिकायतें होंगी, लेकिन कंपैरेटिवली आपको सबसे अच्छा कौन सा, बेहतर कौन सा लगता है एज अ पॉलिटिशियन हुसैन और हसन। एज अ पॉलिटिशियन? नहीं इन चार में। एक्चुअली हुसैन और हसन सब कहते हैं जो इनकी भी उनसे दोस्ती मेरा है कि वो उनसे अच्छा बहुत ताल्लुक अच्छे है, हैं। बहुत। हाँ मिले भी लाइक बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नहीं, मैं इन चार options दिए ना उनमें आपको। ये वाली इन कोई चार सिफात नहीं है options जिनमें में चार ऑप्शंस में एज अ सियासतदान हाँ। आई थिंक सियासतदान मियां साहब सबसे बेहतर सियासतदान है उन सब उनका में तो से। नाम ही नहीं आपने लिया। लिया नहीं, नहीं। लिया मियां साहब नवाज शरीफ। सबसे बेहतर सियासतदान है उन सब में से। करिश्मा भी उनका है, वोट बैंक भी उनका है। ये तीनों उन्हीं के वोट बैंक, नाम और रेप्यूटेशन पे जी। पल रहे हैं। और चले। उनका उठना बैठना भी बहुत मैं अच्छा आपको है। एक मजेदार वाकया कहानी सुनना है कि नहीं सुनना? हाँ सुने सुने। 1997 में इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब बुनियाद रखी, तो खान साहब ने बल्कि अक्सर टीवी पे क्लिप भी चलता है हामिद मीर के शो का, कि खान साहब ने मेरे वालिद साहब को दावत दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने की। जी और उन्होंने कहा कि जी मैं कोई भी ऐसा बंदा जो जिसका दामन साफ है और जो करप्ट नहीं है, मैं उसको ज्वाइन करने की दावत दूंगा। तो खान साहब मुल्तान तशरीफ़ लाए थे, एक हमारी सीरीज़ हुई थी पाकिस्तान इंडिया की, उसमें तो हमारे घर भी तशरीफ़ लाए। तो हमारे घर भी खान साहब ने, और मैं बहुत छोटा था उस वक्त, मेरी कुल उम्र 14-15 साल थी, तो उन्होंने कहा, मुझे मजाक से उन्होंने कहा, मेरे चाचा अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे आशिक कुरैशी साहब हुआ करते थे, वो उनको लेके आए। तो खान साहब ने मुझे कहा कि यार मैंने तुम्हारे वालिद को ना बड़ी दावत दी है कि वो पीटीआई में आए, लेकिन वो नहीं आते पीटीआई में। तो मैंने तब 14 साल की उम्र में खान साहब को कहा, मैं कहा खान साहब मैं आपसे वादा करता हूँ मैं जब भी इलेक्शन लड़ूंगा आपकी जमात से लड़ूंगा। अच्छा। और तब मेरे खाम ख्याल में भी नहीं था कि ऐसी कोई बात होगी या कोई होगा, लेकिन अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि जब मैं सियासत में आया और जब मेरा इलेक्शन लड़ने की बारी आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ चुके थे, कुरैशी साहब आ उसमें चुके थे। लेकिन अगर वो ना आए उसमें होते क्यों तो ना फिर आए, भी आप पीपल्स उनका पार्टी आने से में भी- इलेक्शन लड़ रहे हो। उनके आने में भी हमने रोल अदा किया। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया जी, आप सबको एक मरतबा फिर ईद मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।